करेंगे मुलाकात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज विश्व डायबिटिक डे है। वर्तमान दौर में डायबिटीज यानी कि मधुमेह तमाम बीमारियों का कारक माना जाता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता के साथ साथ रहन सहन, खान पान आदि पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और आज के समय में ये हर घर में कॉमन होता जा रहा है, लेकिन इसका जो असर हमारे शरीर पर पड़ता है वो बहुत घातक है और धीरे धीरे ये शरीर को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डायबिटीज क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए एक रिपोर्ट। किसी को काम का तनाव तो किसी को बेरोजगारी का। हर कहीं पारिवारिक समस्याएं तनाव का कारण बनती हैं। चिंता में डूबे लोगों को कई बीमारियां घेरने लगती हैं। टेंशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के मरीज बढ़ रहे हैं। वर्तमान दौर में डायबिटीज तमाम बीमारियों का कारक माना जाता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता के साथ साथ रहन सहन, खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 14 नवंबर को ही क्यों वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। दरअसल WHO ने साल 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी। साल 2006 में आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 14 नवंबर को ही फ्रेडरिक बैटिंग का जन्म हुआ था। फ्रेडरिक बैटिंग ने साल 1922 में चार्ल्स बैट के साथ मिलकर इंसुलिन का आविष्कार किया था। फ्रेडरिक को सम्मानित करने के उद्देश्य से उनके जन्मदिन को मधुमेह दिवस के रूप में समर्पित किया गया। चिकित्सकों का मानना है कि एक बार कोई मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है तो इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन खान पान आदि से इस पर नियंत्रण जरूर रखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये बीमारी है तो है क्या। दरअसल डायबिटीज किसी विषाणु या कीटाणु के कारण नहीं उत्पन्न होता। मनुष्य ऊर्जा के लिए भोजन करता है। भोजन पाचन की प्रक्रिया में भोजन स्टार्च में बदलता है, स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, जिन्हें सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। तब डायबिटीज रोगी के शरीर में इंसुलिन बंद या कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज या शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अमूमन तो ये अनुवांशिक रोग माना जाता है जो माता पिता से विरासत में मिलता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन की कमी, उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी सही समय पर खाना नहीं खाना, किसी तरह का तनाव, कम से कम शारीरिक श्रम करना और ड्रग्स आदि से भी ये रोग किसी को लग सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बीमारी के मरीज लगातार पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे डायबिटीज के जो तमाम पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी हैं, डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हैं जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि हृदय पर भी इसका काफी असर पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। अब तो ये एक ऐसी बीमारी बन गई है जो शायद हर घर में एक ना एक व्यक्ति को पाई जा रही है। इसमें ऐसा क्या कारण बन रहा है जिसकी वजह से इतनी तेजी के साथ ये बीमारी अब भारत के अंदर बढ़नी शुरू हुई है? देखिए, डायबिटीज की जो बीमारी हम ये देख रहे हैं, एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है और दिन प्रतिदिन इससे पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव। वैसे तो आज के इस तनाव भरे, श्रम रहित जीवन में डायबिटीज होने का रिस्क सब हर किसी को है, परंतु जहां हमारी जीवन शैली में बदलाव हुआ है, हमारे खान पान में बदलाव हुआ है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, हमारा खान पान जंक फूड या हम फास्ट फूड की तरफ, जो हाई कैलोरी फूड्स हैं उसकी तरफ हम मुड़ गए हैं। इवन हम बच्चों में भी देखते हैं, बच्चों में भी हाई कैलोरी फूड्स या जंक फूड्स का खान पान बढ़ा है। इस सब की वजह से जब अनियमित आहार और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हम देख रहे हैं वजन बढ़ रहा है, बल्कि पेट के आसपास की चर्बी बढ़ रही है,
जो कि ये वजन बढ़ना और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो वो जो काम नहीं कर पा रहा है इस वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो मेजर कारण है हमारी जीवन शैली का बदलाव, अनियंत्रित हमारा खान पान और नियमित व्यायाम न करना। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, ऑप्शन भी क्या लिमिटेड होते जा रहे हैं? क्योंकि एक तो आजकल डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इस तरह की चीजें, रेडी टू ईट चीजें बढ़ती जा रही हैं हमारे आसपास, और उनको चाहकर भी लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में इतना समय नहीं है लोगों के पास कि प्रॉपर डाइट ले पाए। दूसरा, हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन वगैरह भी है, इन्वायरमेंट हमारा उतना साफ सुथरा नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचते हैं बीमारियों से बचने के आज की तारीख में हमारे पास? क्योंकि हम धीरे धीरे इस तरफ खान पीन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, हर चीज हमें रेडी टू ईट चाहिए। जी जी, मुझे ऐसा लगता है जैसा भी डॉक्टर नवनीत सर ने बताया कि जो जीवन शैली है वो इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी जो पहले वाली जनरेशन थी जिसमें लोग फिजिकल एक्टिविटी काफी किया करते थे, चलना फिरना, साइकिल चलाना, ये सब काफी होता था, अब वो चीज काफी कम होती जा रही है। लोगों की लाइफस्टाइल बहुत आराम पसंद जीवन व्यतीत करना लोग शुरू कर दिया है। लोगों ने एक्सरसाइज बहुत कम है, फिजिकल वर्क बहुत कम है। 70 to 80% लोगों का डेस्क जॉब होता है, खाना पीना बिल्कुल ही अनियमित हो चुका है। और अब ये चीज ऐसी है कि हमारे इंडियंस के जेनेटिक्स में आती जा रही है। तो इवन शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इनसे संबंधित हार्ट डिजीजेज भी अब इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड कैपिटल। अब इसमें आप देखा जाए तो ये पहले डेवलप्ड कंट्रीज की डिजीजेज मानी जाती थी, शुगर, ब्लड प्रेशर। अब हमारा इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली, लाइफस्टाइल का खराब होना। लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, खाने पीने में परहेज, हाई प्रोटीन डाइट जो अच्छी होती है वो कम लिया जाता है। नॉर्मली फास्ट फूड, बाहर का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये लोगों को, आपका प्रोग्राम है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को इस चीज की गंभीरता समझनी चाहिए ताकि कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन आए उसके पहले हम इस चीज को जितना हो सके कंट्रोल कर सकें। इसका अगर हम हृदय पर असर जाने कि डायबिटीज अगर किसी को हो गया तो धीरे धीरे उसका हृदय पर क्या असर पड़ता है सर, उसके बारे में भी अगर आप बता पाए अभिषेक जी। जी, इसमें सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है। और बहुत बार शुगर के शुरुआती कुछ सालों में मरीज को कोई लक्षण नहीं होते। इसके चलते शुगर जो बॉडी को डैमेज करती है वो कंटिन्यूअस डैमेज चलता रहता है। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं और उनको हॉस्पिटल में पहली बार पता चलता है कि उनको शुगर भी है। अभी लास्ट वीक की मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे पास एक 35 साल के व्यक्ति आए थे जो किसी शादी में डांस कर रहे थे और डांस करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया। और जब यहाँ पर हॉस्पिटल में वो आए तो उनकी शुगर 450 आई थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपको शुगर है, तो उन्होंने बोला मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो होता यह है कि सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है कि शुगर बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ब्लॉकेजेस बनने के लिए। हार्ट में ही नहीं, इवन शरीर के अन्य धमनियों में भी इसकी वजह से ब्लॉकेज बनने के काफी गुंजाइश हो जाती है। और शुगर के मरीज जिनको लंबे समय से, कई सालों से अनकंट्रोल शुगर रहती है, ऐसे मरीजों में कई बार देखा गया है कि तीनों नसों में ब्लॉकेज बन जाते हैं या ब्लॉकेज इतने ज्यादा बन जाते हैं कि बहुत बार एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास भी संभव नहीं होती है। इसके चलते हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वीक होना एक अन्य इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट वीक हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना और धड़कन तेज चलना, ये सारे लक्षण से मरीज ग्रसित रहता है। सबसे खराब बात यह है कि कई बार जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनमें चेस्ट पेन भी नहीं होता। हमने काफी कॉमनली इसके बारे में सुना है, जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। कई पेशेंटों में ऐसा देखा गया है कि उनको सिर्फ घबराहट होती है या पेशेंट ऐसी शिकायत करता है कि मुझे गैस हो रही है, जबकि वो समझ ही नहीं पाता कि उसको एक्चुअली में हार्ट अटैक हो रहा है। इसलिए शुगर का नियमित चेकअप करना बहुत जरूरी है। आजकल कई सामाजिक संस्थाएं काफी सारे कैंप भी लगा रही हैं जिसमें निःशुल्क शुगर की जांच होती है, ताकि कई पेशेंटों को पता चलता है कि उन्हें शुगर है। और सबसे जरूरी बात, अगर जिस भी व्यक्ति को पता चले कि उसको शुगर है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, चाहे लक्षण हो चाहे लक्षण ना हो। शुगर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परेशान करती है और शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नवनीत जी, ये अगर हम इसको पैरामीटर्स पर देखें तो क्या रेंज है जहां से अलर्ट हो जाना चाहिए किसी भी मरीज को कि भाई अब वो शुगर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? क्योंकि कई बार लोग पैरामीटर्स के बिल्कुल करीब होते हैं तो ये मान लेते कि अभी तो है नहीं है। कि आज यदि हम आंकड़ों की बात करें, हमारे देश में आज लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं
और जैसा डॉक्टर अभिषेक कह रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं होता, ऐसे लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज होने का खतरा है पर उनको पता नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी हार्ट अटैक से सीधा अस्पताल में पेशेंट आता है, वहां पता लगता है शुगर हो गई। पेशेंट कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने जाता है, वहां पता लगता है उसको डायबिटीज है। तो पेशेंट कई बार अनडिटेक्टेड, अनडायग्नोज, क्योंकि ये साइलेंट बीमारी है, शुरुआती दौर में इसके कोई ऐसे लक्षण नहीं होते जिसकी वजह से पेशेंट को कभी ऐसा सिम्टम फील नहीं होता तो वो टेस्ट नहीं कराते। सो एक तो सबसे पहली बात ये है कि चाहे सिम्टम हो या नहीं हो, हर व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के बाद अपनी रेगुलर शुगर चेक करानी चाहिए। सो मैं आपके माध्यम से एक हमने ऐसा कैंपेन चलाया हुआ है, एक मैसेज देना चाहूंगा आपके जितने भी दर्शक हैं सबको, न्यूज नेशन के दर्शकों को, जब भी अपने किसी रिश्तेदार से, पहचान वालों से, मित्र से मिले, ये जरूर पूछें आपने शुगर चेक की क्या। क्योंकि यदि आप ये पूछेंगे तो वो मोटिवेट होंगे अपनी शुगर चेक करने के लिए। जो अनडिटेक्टेड डायबिटिक हैं या जिनको डायबिटीज की बीमारी का पता नहीं है, वो डायग्नोज हो जाएंगे और उनका समय रहते पता चल जाएगा, इससे पहले कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप। एक बात तो हुई। अब बात हुई कि जब उन्होंने शुगर चेक की तो कितने आंकड़े पे हम मानते हैं कि डायबिटीज है। सो हम एडीए के जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है उसमें खाली पेट की शुगर की 126 के ऊपर है, या खाना खाने की बात की शुगर 200 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज है। एक और जांच होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c, यदि वो आपका 6.5% के ऊपर है तो आपको डायबिटीज है। परंतु यदि आपकी खाली पेट की शुगर 100 से 125 के बीच में है और खाने के बाद की शुगर 140 से 200 के बीच में है तो इस परिस्थिति को हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज का मतलब है कि आपको भविष्य में अगले 5-7 साल में डायबिटीज हो सकती है। और ऐसे ही लोग जिनको हम प्री डायबिटीज स्टेज में पता कर लेते हैं और हम उनको अच्छे से उनकी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, उनका वजन कम कर देते हैं, उनका खान पान सुधार देते हैं, तो हम इनको भविष्य में डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। सो इसलिए यदि हम वो हर व्यक्ति के साथ वो प्री डायबिटिक है, डायबिटीज होने का रिस्क है या डायबिटीज है, सब अपनी यदि रेगुलर जांच करें और किस टारगेट रेंज में वो हैं उसके हिसाब से वो अपना समुचित इलाज करें, उचित मार्गदर्शन लें, अपना खान पान में बदलाव करें, नियमित व्यायाम करें और अपनी शुगर्स को यदि टारगेट रेंज में रखें तो आगे वो अपनी होने वाले किसी भी कॉम्प्लिकेशन को या दुष्परिणामों को रोक सकते हैं और बच सकते हैं। एक चीज और डॉक्टर नवनीत आपसे मैं जानना चाहूंगा, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जो थोड़े से उम्र दराज हो गए हैं, इनके पैरों के प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते हैं, उनका कहना है कि हम कैसे व्यायाम करें या कैसे चले फिरें, उसकी वजह से वजन भी लगातार उनका बढ़ रहा है, उनके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है? जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ बीमारियां हैं जो उम्रजनित बीमारियां जिनको कह सकते हैं, जैसे कि घुटनों का गैप कम हो जाता है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लोगों को पैरों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में पीछे कमर की में दर्द होता है, पर्टिकुलरली लेडीज में, तो वो कहते हैं कि हम वॉक कैसे कर सकते हैं, हमारा वजन बहुत है, हमसे चला ही नहीं जाता तो हम चलें कैसे, फिर वजन कैसे कम होगा, तो फिर शुगर कैसे कम होगी। तो मेरा ये सबको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। वजन कम करने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जरूरी स्टेप है वो है खान पान में बदलाव। आप एक्सरसाइज जितना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना है, जरूरी नहीं है आपको कहीं सड़क पर दौड़ने जाना है या पार्क में दौड़ने जाना है, आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। जितना स्पीड से आपका शरीर आपको अलाउ करता है, जितना शरीर से आपके घुटने या कमर अलाउ करते हैं, आप नॉर्मल वॉक करें। जितना ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप योगा कर सकते हैं। अपर हैंड की मूवमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपर पार्ट की हैंड्स की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कई सारे बैंड्स आते हैं जिनसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक्सरसाइज से माध्यम से हमारा उद्देश्य है शुगर को कम करना, कैलोरीज को बर्न करना, जिससे कि वजन भी कम होगा, शुगर भी कंट्रोल होगी। लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं मैं तो रेगुलर वॉक पे जाता हूँ, मैं तो रोज दौड़ता हूँ, आधा घंटा, रोज 1 घंटा दौड़ता हूँ, लेकिन मेरा वजन ही कम नहीं होता। खान पान पे कंट्रोल जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि आप 6 की स्पीड से 20 मिनट ट्रेडमिल पे चलते हैं तो आप 100 कैलोरी जलाते हैं। 6 की स्पीड से आप यदि ट्रेडमिल पे 20 मिनट चलते हैं तो आप 100 कैलोरी जलाते हैं, और यदि आप एक समोसा खाते हैं तो उसमें 250 कैलोरी होती है। तो मतलब आपने एक समोसा एक्स्ट्रा खा के वो अपने जो ट्रेडमिल पे जो आप दौड़े या चले वो सब आपने वेस्ट कर दिया। सो खान पान में समझना जरूरी है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्या बदलाव की जरूरत है, किस तरह की। सिर्फ कैलोरीज ही नहीं, हमारे जो रोज का हमारा जो खान पान है या जो हम जो आहार ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी है। आमतौर पे इंडियन पेशेंट्स में, इंडियन पॉपुलेशन में, आप हम सब लोग अपने परिवेश की बात करें, हम अपने समाज की बात करें, हम लोगों में एक बड़ी भ्रांति है कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, और रोटी मतलब वही कार्बोहाइड्रेट्स, चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी मात्रा में कहीं ना कहीं हमारे खान पान में 70 से 75% जो कैलोरीज हैं एक दिन के भोजन की वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, जो कि गलत है। और वहीं प्रोटीन की मात्रा कम है। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स को 50% के नीचे कर सकें और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकें तो हम वजन को कम करने से रोक सकते हैं, वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं, और हम शुगर को कंट्रोल करने में
सहायक होंगे। और एक चीज और, एक बड़ी रिसर्च हुई, इसमें यह पाया गया है कि आपकी जो प्रोटीन की मात्रा यदि दैनिक आहार में कम है, उसी की वजह से जो हम देखते हैं लोगों का ना पेट बाहर निकल रहा है या बेली फैट इकट्ठा हो रहा है या फैट इकट्ठा हो रहा है, वो प्रोटीन की मात्रा की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हमें जो शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये चीजें करनी चाहिए। हार्ट से संबंधित आपने जैसा कि चीजें बताई कि अब तो ये हो रही है कि हमें घबराहट हो रही है, हमें लग रहा है गैस बन रही है, लेकिन वो हार्ट अटैक है, तो हमें अपने दिल का भी कैसे ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीजें करनी है रेगुलर, इसको लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप दर्शकों? जी मैं अपने सारे पेशेंट्स को ना एक एग्जांपल देता हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे किसी भी गाड़ी को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए होते हैं, वैसे ही एक किसी भी स्वस्थ जीवन के लिए 4 पहिए होते हैं। पहला पहिया होता है खान पान, जैसा सर ने बताया। दूसरा पहिया होता है अच्छी लाइफस्टाइल, जिसमें एक्सरसाइज शामिल है। तीसरा पहिया होता है अगर किसी को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियां हैं तो उसे कंट्रोल रखें। और चौथा पहिया होता है रेगुलर चेकअप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में हम हर साल दिवाली पर घर की सफाई करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, बट अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी इतना सचेत नहीं रहता। हम लोग, जो नॉर्मल लोगों की मानसिकता है वो ये है कि डॉक्टर के पास जाने से, जांचें कराने से पैसा खराब होता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक्चुअल में ये है कि हमारा शरीर सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो ही हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, चाहे आपको लक्षण हो या आपको लक्षण ना हो, अगर आपके घर में, परिवार में किसी को शुगर है, माता पिता को शुगर, बीपी ऐसी शिकायतें हैं, आपको रेगुलर बेस पे सालाना अपनी हार्ट का चेकअप, इवन शुगर का चेकअप या ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना चाहिए, जो बहुत ही इजीली अभी हमारे देश में हर जगह उपलब्ध है। नियमित चेकअप कराने से कोई भी बीमारी हमको पहले पकड़ में आती है। अगर वो चीज हमको टाइम रहते पकड़ में आ जाए तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन होने के पहले हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे बड़ी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं है, जिनको अगर आप बताओ कि आपको शुगर है, आपको कंट्रोल रखना चाहिए, तो उनका पहला जवाब होता है कि साहब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको शुगर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज में पहुंचने से पहले ही वो कंट्रोल की जा सके। रही बात हार्ट के, तो कुछ बुनियादी लक्षण होते हैं, जैसे चलने फिरने में या मेहनत का काम करने में छाती में भारीपन होना, जो कि आराम करने पे कम हो जाए, घबराहट के साथ पसीने आना, बेचैनी होना। अगर जैसे किसी व्यक्ति को छाती में दर्द भी होता है, छाती में दर्द के कई कारण होते हैं, जरूरी नहीं है हर दर्द हार्ट की वजह से हो, मांसपेशियों की वजह से, नसों की वजह से, एसिडिटी की वजह से, हार्ट ठीक है सर, परेशानी हो रही है तो एक डॉक्टर से मिलके कम से कम खराब। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर नवनीत, एक चीज और है, अगर हम लोगों के लिए उसे थोड़ा और सरल कर दें, जो हमारे घर की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम क्या एक डाइट अपनी प्लान करें सुबह, आफ्टरनून और इवनिंग की, जिससे बीमारियों को थोड़ा सा दूर रखा जा सके? क्या इजीएस्ट जो घर में चीजें उपलब्ध हैं, क्या डाइट बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं यही सबको समझाता हूं कि आपको कोई अफलातून चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जो घर में सामान उपलब्ध है उससे भी आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम तला भुना ज्यादा खाते हैं, वो उसको हम अवॉइड करें। अब हम बात करें WHO की, WHO ने एडवाइस किया है कि आपको 400 ग्राम फल और सब्जियां एक दिन में खाने हैं। 5 बार में आपको 80-80 ग्राम आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सर्विंग होनी चाहिए। तो मतलब 400 ग्राम फल और सब्जियां आप एक दिन में खाएं, 5 बार में, 3 बार में, बट 5 बार में भी खा सकते हैं। 400 ग्राम यदि फल और सब्जियां आप खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, उससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल मिलेंगे। अब रही बात बाकी भोजन की, यदि हम भोजन में तला हुआ, फ्राइड, घी तेल वाली मात्राएं कम कर दें, शक्कर और मिठाई वाली मात्राएं कम कर दें, रिफाइंड आटा, मैदा, ये वाली चीजें हम कम कर दें। इसकी वजह से हम यदि चोकर युक्त आटा खाएं या हम आटे में बेसन है, जौ है, ये चीजें मिला लें, तो उससे, जिससे कि हम प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ा देंगे और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देंगे। यदि आप राइस भी खाते हैं आप, तो वेजिटेबल ज्यादा लें। राइस, आप चावल खाते हैं आप, उसमें दाल ज्यादा मिलाएं या सब्जी ज्यादा मिलाएं, तो उसका आप कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड जिसे हम कहते हैं, वो आप कम कर देंगे। रूटीन में। और तीसरी चीज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो दिन का भोजन होना चाहिए, नाश्ता राजा जैसा, लंच फौजियों जैसा और डिनर फकीरों जैसा होना चाहिए। जबकि ये उसना उल्टा उलट हो गया है। नाश्ता हमारा बहुत हल्का होता है, लंच ठीक ठीक होता है, लेकिन डिनर हमारा बहुत लैविश होता है या बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज का होता है। तो यदि हम डिनर को कम करें कि वो डिनर खा के हम सीधा टीवी देख के सो जाते हैं,
सो यदि आप नाश्ते लंच के कंपोजिशन को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, उसकी मात्राओं को चेंज कर दें और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, फैट की मात्रा और शक्कर की मात्रा ये कम कर दें, तो आप एक स्वस्थ खुशहाल जीवन बिना बीमारी का व्यतीत कर सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं जो लाइफस्टाइल की बीमारी है। कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात भी करते हैं सर, क्या दिन में 16 घंटे भूखे रहना शरीर के लिए हमारे ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हमें हर 4-5 घंटे में कुछ खाना चाहिए, इतना देर भूखा नहीं रखना चाहिए शरीर को, तो इसमें क्या राय है सर आप? ये जी, इसमें क्या है, बड़ा दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो फेवर करते हैं, बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो लॉजिक है कि आप 16 घंटे भूख रहते हैं तो आपके शरीर में ऑटोफेजी होती है, मतलब आपका शरीर आपकी डेड सेल्स को खत्म कर देता है, जिससे कि आपकी सेल्स को नई सेल्स रीजनरेट होती है, नई सेल्स बनती है। सो वो ऑटोफेजी की वजह से रिकमेंड करते हैं कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। 16/8 है, 2/5 है, मतलब 2 दिन भूखे 5 दिन खाया, 16 घंटे नहीं खाया, 8 घंटे खाया, इस तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग या ऑल्टरनेटिव फास्टिंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छी है। हमारे पहले के जमाने में ऋषि मुनियों ने जो व्रत का जो चलन था, उसके पीछे भी यही साइंटिफिक लॉजिक था। पहले भी जो ऋषि मुनि व्रत कहते थे, और हमारे सारे संस्कारों में, हमारे इसमें सारे ग्रंथों में व्रतों का जो मेंशन है या व्रतों का जो उन्होंने पालन करने के लिए बोला है, वो इसीलिए था कि हम अपने शरीर को रेस्ट दें। लेकिन आज आप देखेंगे लोगों की भ्रांति हो गई है व्रत के बारे में। इनफैक्ट जब व्रत करते हैं तो उस दिन ज्यादा खाते हैं, ज्यादा तला हुआ खाते हैं, घी तेल का खाएंगे, बड़ा फैटी फूड और हैवी फूड बनाएंगे पूरा टाइम, मतलब घी का, आलू का, मूंगफली का, सिंगाड़े का आटे का हलवा, बस यही सब खाते हैं। सो हम ज्यादा कैलोरीज लेते हैं। तो व्रत जो हम त्योहारों पर व्रत करते हैं, उसमें भी हम यदि इनकी मात्रा कम करें तो शरीर को रेस्ट मिलेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप यदि 16 घंटे भूखे रहते हैं और 8 घंटे में आप खाते हैं, तो 16 घंटे में शरीर वो अपनी जो डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में उसको मदद मिलती है। और डायबिटीज के पेशेंट को लेकर ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा कि जैसे हम डायबिटीज के पेशेंट को बोलते हैं हर 3-4 घंटे में खाना है, तो डायबिटीज के पेशेंट यदि इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उस दौरान में उनकी शुगर नीचे जाने का खतरा रहता है। तो जब भी इंटरमीडिएट फास्टिंग यदि डायबिटीज के पेशेंट सोचते हैं या प्लान करते हैं, वो अपने संबंधित चिकित्सक से पहले कंसल्ट करें, अपनी दवाइयों में बदलाव कराएं, उसके बाद ही इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। क्योंकि यदि मान लीजिए वो कुछ ऐसी दवाई खा रहे हैं जिनसे शुगर नीचे जाने का खतरा है, और वो यदि इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिससे कि जीवन को खतरा हो सकता है। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, एक चीज और हमारे समाज में अब जो आई है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि रोटी की जगह ब्रेड खा लीजिए, बच्चों को मैगी दे दीजिए ताकि उनका टेस्ट बना रहे। तो ये बीमार जब होते हैं तो तब भी हम फास्ट फूड का अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कितना गलत है और इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? क्योंकि उस समय अमूमन लोगों का टेस्ट भी खराब रहता है, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है रोटी की। बीमार हो रोटी मत खाइए, ब्रेड खा लीजिए। लेकिन ठीक है, ऑडियो जीवन भर संभव नहीं होता। तो मैं अपने पेशेंट्स को एक ही बात हेलो, आवाज आ रही है? आ गई है सर, बोलिए बोलिए। तो की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मीठा और चिकनाई कम होनी चाहिए। ज्यादा अब बहुत सारे घरों में अलग अलग टाइप की चीजें खाने में प्रयोग में आती हैं, जैसे साउथ इंडियंस होते हैं, नॉर्थ इंडियंस होते हैं, गुजरातीज होते हैं, सबके अपना अलग अलग मेन्यू होता है। तो उसमें ये सारी चीजें अपने ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोटीन और फाइबर ज्यादा हो, मीठा और चिकनाई कम हो। रही बात तबीयत खराब में रोटी के बदले ब्रेड खाना या फिर मतलब मैगी वगैरह खाना, तो कोई भी डॉक्टर मैगी खाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत उसको कैलोरीज की जरूरत होती है, उस टाइम पे वो जो उसको पसंद हो वो खाए। बट बीमार आदमी 2-4 दिनों के लिए होता है। रेगुलर लाइफ में हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान कम पहुंचाए और फायदा ज्यादा पहुंचाए। जैसा कि डॉक्टर नवनीत सर ने बताया अभी, जो चीजों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज्यादा होता है वो शुगर ज्यादा बढ़ाते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो कम बढ़ाते हैं। तो हम हमारे घर में जो भी खाना कॉमनली यूज होता है उसमें हम ये ध्यान रखें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा हो, मीठा और चिकनाई कम। चलिए डॉक्टर नवनीत जी, क्लोज करेंगे हम इस सेगमेंट को अपने, और मैं कोई मंत्र आपकी तरफ से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, इन बीमारियों को दूर रखने के लिए, क्लोजिंग कमेंट सर आप। स्वस्थ जीवन रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एंड संयमित जीवन शैली एक मूल मंत्र है। दूसरा, डायबिटीज से बचने के लिए मैं हर जगह ये मूल मंत्र देता हूं, वेट कम और पेट कम। वेट मतलब वजन और पेट मतलब पेट के कमर का नाम। सो यदि डायबिटीज से बचना है तो वेट कम और पेट कम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज विश्व डायबिटिक
दिन हम मना रहे हैं। मनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आज की डेट में ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे, बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को समझाया भी है, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो